नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो नीब की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम जो इस टॉपिक में यहाँ पर आज इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ करंट अफेयर्स के अच्छे हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो उनको सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेशन किस किस के लिए बेनिफिट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, सीयूटी एंड बैंकिंग, और जितने भी आपके जो भी जहां पर भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सेशंस में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो क्या कह रहा है वहां पर इस करंट अफेयर्स में, तो उस हम लोग को डिस्कस करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 1 है वो है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड। ये सेशन जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नीब की पूरी सीरीज जो है वो आपकी इंग्लिश है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमने क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन जो है वो हिंदी के लिए भी पढ़ेंगे, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हेल्प होती रहेगी। तो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में किस देश से जनहित याचिका की अवधारणा जो है वो उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर यूके, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका यूएसए। अमेरिका से जो है वो आपके ये अवधारणा जो है वो उत्पन्न हुई है, क्या, जनहित याचिका की। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन इन हिंदी फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है लेकिन अपनी मां वियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान परिषद या फिर विधायी विधानसभाएं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो आपके यहाँ पर इलेक्टोरल जो वोटिंग होती है उसका पार्ट और पार्ट नहीं होता है, तो वो आपकी विधानसभाएं है। पॉइंट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आप फिर से एक बार देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका बेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर विद सेंटर, ऑप्शन नंबर बी रिटन एंड रिजिट सेंटर, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ऑप्शन नंबर डी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ऑप्शन नंबर के ए जो है केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का चयन, बी एक लिखित और कठोर केंद्र, सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर डी एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका
वो करेक्ट होगा। केंद्र और राज्यों के बीच वो शक्तियों का वितरण जो है वो भारतीय संविधान जो आपके कह रहे हैं वो संघीय है। बात समझे, कोरिलेशन से जो है वो कोई भी टीम बिल्ड होती है। तो जो भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट गवर्न करती है स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है आपस में काम चलता है। ऐसे एक अगर सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया, तो वो काम जो है वो वहीं पर रुक जाता है। तो बेटर ये है कि दोनों ही जो गवर्नमेंट हैं वो आराम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं, तो सारे काम जो है होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हम लोग उसका जवाब आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? ऑर्डिनरी बिल, बी मनी बिल, सी फाइनेंस बिल, या फिर डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फिर बता दे रहा हूं, इसमें निम्न में से कौन सा बिल विशेष बहुमत से भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो मैं इसमें बता दे रहा हूं, इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक जो आपका है वो अलग से पारित किया जाना चाहिए। ये कई सारे आपके बिल्स को अलग रख के किया था, कई सारे लोगों का भी यही मानना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है? 42वां, 39, 40 या फिर 44? यहां पर अमेंडमेंट है 42, 39, 40 या फिर 44। आपका आंसर है 44वां संशोधन जो है 44th अमेंडमेंट जो है वो आपको यहां पर संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस करने का अधिकार देता है, आपका 44वां संशोधन। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग, बताइए जल्दी फटाफट से बताइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका, इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, which one of the following schedules of the constitution must be amended? A 5th, B 8th, C 2nd या फिर D 1st? आगे हम इसमें बताते हैं, यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रथम होगा। प्रथम आपका अनुसूची जो है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि एक नया राज्य बन सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो वो है आपका ए कोड, यहां पर फर्स्ट जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको मैं डायरेक्ट आपको इजी कर देता हूं, इसका जो करेक्ट कोड है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां से क्या होगा आपका, जीवी के राव कमेटी जो है वो आपकी 1985 में हुआ था। आपका अशोक मेहता कमेटी जो है वो आपकी 1977 की है।
ठीक है। उसके बाद आपकी LM सिंघमी जो है वो आपका 1986 है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो आपकी 1957 है। इसको स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, तो मैं आपको इसमें अलग से बता दे रहा हूँ। जो आपकी GV के राव समिति है वो उसका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1985। आपका जो अशोक मेहता कमेटी है वो आपकी 1977। ठीक है। इसमें जो आपकी LM सिंघमी समिति जो है वो आपकी 1986। बलवंत राय जो कमेटी है आपकी वो है आपकी 1957। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों का। मैं अलग हो जा रहा हूँ और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आप इसको आगे चल के अपने दिमाग में फीड भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर द इकोनॉमिक क्राइम ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। MP रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में आता है। MP PSC के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 1983 ऑप्शन, B 1956, C 1965 में, या फिर D 1984 में। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो आपका ये जो है वो हुई है आपकी स्थापना 1983 में। 1983 इज द राइट आंसर। आपकी जो है आर्थिक अपराध ब्यूरो की स्थापना कब हुई है, 1983 में। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपसे पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मतलब कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटी की जो है वो किसके अंडर में गिवन है, या कौन से आर्टिकल के अंडर वो आती है। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिकाओं में की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व निम्न में से किसको दिए गए हैं, किस आर्टिकल को दिए गए हैं। तो आपका आर्टिकल है 243W, B 243X, C 243Y, या फिर D 243Z। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 243W। आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो है इनकी जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो 243W के अंतर्गत आती हैं। समझ गए मेरे भाई? कोई दिक्कत कहीं पर बताओ, कहीं पर कोई समस्या हो तो बता सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, और वो कह रहा है आपका फिर से एक अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है, 51st अमेंडमेंट एक्ट, B 45 अमेंडमेंट एक्ट, 64th या 40th। फिर से यहाँ पर 51वां, 45वां, 64वां या फिर 40वां। इसका जो करेक्ट आंसर है बिना टाइम गंवाए आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो 51st अमेंडमेंट एक्ट है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था। 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन जो है वो राज्यपाल जो है किसका, मध्य प्रदेश का नहीं था। Which of the following या who among the following was not the governor of MP? A प्रोफेसर ब्रिजमोहन मिश्रा, B डॉक्टर बलराम झाकर, C भाई
महावीर या फिर डी के एम चंडी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बच्चा लाल, वो होगा बच्चों प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा जी जो थे वो आपके गवर्नर ऑफ एमपी नहीं थे। रेस्ट ऑल थ्री आपके जो हैं बलराम झाकर, भाई महावीर और के एम चंडी, ये तीनों लोग जो थे वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, ये सेशन जो है आपको वो मॉर्निंग 8 o'clock आपको डेली मिलेगा। अगर आप कहेंगे तो 7 o'clock का शेड्यूल कर दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 7 to 8, आई थिंक सो 7 AM इज द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट टाइम है आपका, तो बेस्ट टाइम को हम इसको 7 को आपको AM को इसको शेड्यूल कर देंगे, तो आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, डेली आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है हमारी नींव वो मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है आपके कमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की वो बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड रेस्ट। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।